बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार खलिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी जो बच्चा होता है, आज का बच्चा कल का रहनुमा होता है, कल का रहबर होता है, कल का लीडर होता है। और उस बच्चे की तालीम और तरबियत पर अगर तवज्जो मरकूज़ न की जाए तो कौमें मजहूल हो जाती हैं। कौमों का अलम ये होता है कि वो अपनी समत तय नहीं कर पाती और आगे नहीं बढ़ पाती। हमारे यहाँ भी कुछ इसी किस्म का अलमिया है कि हमने बच्चों की तालीम पर तो शायद तवज्जो दी, बहैसियत वालिदैन भी, बहैसियत कौम, बहैसियत सरकार भी शायद हमने थोड़ी तवज्जो दी और बहुत बड़े बड़े, बहुत आला पैमाने पे स्कूल भी कायम कर लिए, मदारिस भी कायम हैं जहाँ दीनी भी, इस्लामी भी, दुनियावी भी तमाम किस्म की तालीम दी जाती है। हम एक बहुत बड़ी कौम तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, इसके अलावा उलमा की, क्योंकि तालीम का तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन शायद तरबियत में हमारे यहाँ कमी रह गई है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कौम का जो मयार है वो एक फ़ुक़दान जो है वो सामने नज़र आ रहा है। अमूमन होता ये था कि कौमों की तालीम जो है वो ज़ाहिर स्कूल में होती है, मदारिस में होती है, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में होती है बच्चों की, लेकिन तरबियत के जो रुझानात होते थे वो माहौल मुख्तलिफ़ होता था। वो एक ऐसी सोहबत होती थी जहाँ बच्चों को किताबें भी पढ़ाई जाती थीं, अच्छी सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया जाता था, खेलों की सरगर्मियाँ भी होती थीं, अदबी सरगर्मियाँ भी होती थीं। उन अदबी सरगर्मियों के तोफ़ैल, जैसे कि हम जानते हैं तारीख़ में कि 1900 में पहला बच्चों का अदबी रिसाला निकलता है। और आज हम देख रहे हैं, बदकिस्मती ये है हमारी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी कौमी ज़बान उर्दू है, वहाँ सिर्फ़ 30 रिसाले निकलते हैं। यानी कि कहने को 30 बच्चों के रिसाले हैं जो निकलते हैं। कितने उसमें से चलते हैं, शायद गिनती में आप गिन सकते हैं कितने रिसाले हैं जो बच्चों तक पहुंचते हैं और कितने वो हैं जो वाकई तरबियत का काम कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो मौजू है वो ये भी है, ज़ाहिर है बच्चों का अदब जो है, जो उस पर क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया ने एक धूम मचाई हुई है, सारी दुनिया में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कितने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया है या नहीं दिया। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हमने जिस मेहमान को आज दावत दी है वो ख़ुद बहुत नौजवान, माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, और क्यों ना हो उनके घराने में एक शायरी का रुझान है। उनके वालिद साहब बहुत अच्छे शायर हैं, ये ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं, इनके यहाँ एक रुझान है दीनी और तालीमी दोनों किस्म का। लेकिन इनका जो इस वक्त ख़ासियत है वो ये है कि बच्चों के रिसाले के मुदीर हैं। साथ ही रिसाला मेरे और आपके बचपन में बहुत से बच्चों ने वो पढ़ा होगा, हम सब ने उसके साथ वक्त गुजारा है। उसके मुदीर भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी हैं। मेरी मुराद है मेरे आज के मेहमान जनाब अब्दुल रहमान मोमिन साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र आपके है। पाकिस्तान में तो इस हैं? वक्त बारिशों का मौसम, माशाल्लाह आप लोगों को थोड़ी गर्मी से निजात मिली है, आप वो देख रहे हैं। मैंने आज असल में थोड़ा सा बिल्कुल। हसास मौजू चुना है, कोशिश की है कि आप जैसे साहिब इल्म नौजवानों से गुफ्तगू करके शायद इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। अलमिया ये है कि 1900 में पहला रिसाला निकलता है और हम समझते थे कि ज़ाहिर पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और बेतहाशा रिसाले होंगे, बेतहाशा मैगज़ीन्स होंगे, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि 30 रिसाले निकलते हैं बच्चों की अदब के नाम पर, और उनमें से कितने चलते हैं, कितने नहीं चलते हैं, कितने वो हैं जो अपने मकासद पूरे कर रहे हैं और नहीं कर रहे। ये सब भी हम एक गहरी नज़र से देखते हैं। तो मेरा जो आज आपसे पहला सवाल है वो ये है आपसे कि क्या हो क्या रहा है बच्चों के अदब के हवाले से? सबसे पहले तो आपने कहा कि साहिब इल्म नौजवानों से बात करना चाहते हैं, तो तालिब इल्म नौजवान कह सकते हैं आप। तो इस हवाले से बात की जा सकती है। और बच्चों के अदब का आपने जो आज मौजू मुंतखब किया है, बहुत अहम मौजू है, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। आपने जैसे अभी आगाज में फरमाया कि 1900 में गालिबन बच्चों का पहला रिसाला जी। उर्दू जबान में शाया हुआ। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए, बर्रे सगीर तकसीम हो गया, तो उसके बाद बच्चों के रसाइल शाया होते रहे। हाँ। हम याद करें, अगर गुज़िश्ता सदी की बात करें, जो 1950 के बाद की बात भी है जब पाकिस्तान बन गया, तो जी। उसके बाद भी कई मायारी पर्चे पाकिस्तान से शाया हुए, जिनमें चंद एक ऐसे हैं जो आज भी शाया हो रहे हैं। हाँ। लेकिन बहुत से ऐसे पर्चे हैं जो मुस्तकिल शाया नहीं हो सके। अब गौर किया जाए कि उनकी वजह क्या है वो शाया नहीं हो सके, या हाँ। तवातुर से वो अभी तक चल नहीं पा रहे।
तो बुनियादी वजह इसकी ये समझ में आती है कि बच्चों का रिसाला निकालना कोई आसान काम नहीं, और चूंकि इस काम से आपके कोई माली फवाइद नहीं हम्म। हासिल हो सकते या माली आपकी मनफियत इससे नहीं जुड़ी हुई, तो लोग इस काम को ज्यादा आगे तक, ज्यादा अरसे तक नहीं कर पाते। और इसमें मुश्किलात आती हैं, इसमें परेशानियां आती हैं इसको चलाने में, इस काम को आगे बढ़ाने में। तो कुछ लोग फिर दरमियान ही में ये रास्ता छोड़ देते हैं और किसी और रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। जी। बहुत से रसायल शाये हुए, और खास बात यह है कि जो बच्चों के रसायल पाकिस्तान से निकले या पाकिस्तान में शाये हुए, वो अक्सर किसी इदारे से ताल्लुक की बुनियाद पर शाया होते रहे, और इदारा भी ऐसा जो कोई कमर्शियल इदारा हो, जो बड़ा इदारा हो, और वो उस रिसाले को सपोर्ट करता था। रिसाले को माली मदद के लिए वो इदारे नहीं चलाया करते थे। हकीम सईद साहब का तस्करा अगर हम करें, नौनिहाल रिसाला जो है वो पाकिस्तान में किसने नहीं पढ़ा होगा, 3, 4, 5 नस्लें ऐसी हैं जो रिसाला पढ़ चुकी हैं। तो उस रिसाले की खास बात ये थी कि उसके जो सरपरस्त थे वो हकीम मोहम्मद सईद जैसी शख्सियत थे। उसका एक तस्करा मैंने कुछ अरसे पहले सुना सलीम मुगल साहब से। उन्होंने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि नौनिहाल की इंतजामी उमूर की नशिस्त जारी थी। उसमें हकीम सईद साहब तशरीफ फरमा थे, मसूद अहमद बरकाती साहब थे, और उनके माली उमूर के मुंतजिम यानी अकाउंट्स के शोबे के जो मुंतजिम थे वो भी मौजूद थे। उनके सामने एक मोटी सी फाइल रखी हुई थी। उन्होंने हकीम साहब को वो फाइल दिखाई और बताया कि ये नौनिहाल की फाइल है, और इसमें ये बात दर्ज है कि नौनिहाल ने तकरीबन 90 लाख से ज्यादा का जो खसारा है वो बर्दाश्त किया है, और इसके जो अखराजात हैं वो करोड़ से ऊपर के हैं, और इसकी जो आमदनी है वो लाखों में है या लाखों से भी मतलब कम है। यानी इससे कोई फायदा नहीं है। अगर हम इसे बंद कर दें तो ये हमारे इदारे के लिए फायदेमंद होगा। हकीम साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ये बात आप रहने दीजिए, आगे बढ़िए। तो इस तरह की शख्सियात थी जो इस बात को समझती थी कि ये जो रिसाले हैं, ये जो बच्चों की तरबियत का काम कर रहे हैं, इसके लिए इसमें जो खर्च हो रही है रकम, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, वो इस तरबियत के मुकाबले में बहुत कम अहमियत रखते हैं। अच्छा, अहमियत बच्चों की तरबियत की है। मेरा जो इसमें एक और सवाल निकलता है, आपने हकीम सईद साहब का जिक्र किया, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी बड़े काम हैं, बड़े कारनामे हैं, ख़ासकर बच्चों के हवाले से हम सब ने वो नौनिहाल पढ़ा है। होता ये था कि हमारे यहाँ ये लिखा गया कि बच्चों का अदब तख्लीक करना बच्चों का काम नहीं है, लेकिन वो बच्चों का काम बन गया। यानी कि हुआ ये कि उसको इसलिए जो है नज़रअंदाज कर दिया गया कि ये बड़ा टिपिकल सा काम है। मैं आपसे इस हवाले से एक सवाल पूछूंगा और उसी के तनाजुर में एक वाक़या सुनाऊंगा और जवाब आपसे लूँगा कि फ़ातिमा सुरैया बजिया जैसी शख्सियत को जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया तो उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ, और मैं सुन रहा था वो इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि हमसे एक बहुत बड़ी कोताही हुई है, और वो ये हुई है कि हम बच्चों के अदब के हवाले से काम नहीं कर सके। तो क्या इसके पीछे हम सब बहैसियत मजमूई, वो हमारे अदीब और वो दानिश्वर भी शामिल हैं जो चाहते तो शायद बहुत कुछ हो सकता था? जी मोमिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है मेरी? ये बिल्कुल आ रही है जी। तो अगर आपने मेरा सवाल पहुंच गया आप तक तो मैं चाहूँगा कि जवाब दे दीजिए उसका। आपने जो वाकया सुनाया फातिमा सुरैया बजिया साहिबा का, जिसमें उन्होंने अवार्ड लेने के साथ ये कहा कि बच्चों के अदब या बच्चों के लिए अगर कोई काम किया है तो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। यहाँ शायद नेटवर्क का कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से मैं आपका सवाल नहीं उसमें उन्होंने ये कहा कि हमसे कोताही हुई है, हम बच्चों के अदब के हवाले से जो काम हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया है। तो क्या वाकई हमारे उलमा से, हमारे दानिश्वरों से, हमारे मुक़्तदर अदीबों से कुछ कोताही हुई है, ऐसा लगता है? अब बच्चे बड़ों के बारे में क्या बात करें। सही है। तो गुजारिश कर सकते हैं और गौर करें, अगर हम देखें बच्चों के लिए लिखने वाले अदीबों के नाम गिने, जैसे माहनामा साथी इस वक्त मेरे सामने है जी। तो मैं अगर इसकी फहरिस्त खोलूं तो इसमें जो मुझे नाम नजर आएंगे उसमें अदब आलिया जिसको हम कहते हैं, जो हमारे अहद के बड़े शोरा हैं, बड़े अदीब हैं, बड़े अफसाना निगार हैं, नॉवेल निगार हैं, उनकी तहरीरें नहीं मिलती। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एडिटर का भी दोष है, उसने उनसे राब्ता नहीं किया होगा, उनसे तहरीरें लिखने का कहा नहीं होगा। तो एडिटर तो जो बच्चों के लिए अदब तख्लीक करते हैं उन अदीबों से भी उस तरह राब्ता नहीं करता। दो बातें हो सकती हैं, लेकिन दीगर रसाइल भी अगर हम बच्चों के देखें तो हमें बड़े अदीबों की तहरीरें या उनकी नज़में नहीं मिलती।
मैं खुद इस बात को बेहतर मैंने अगर गौर करूं तो मैं जब शेर कहने का मैंने आगाज किया तो गजल से मैंने शेर कहने का आगाज किया और मैं गजल ही कहता था। बच्चों के लिए लिखना या बच्चों के लिए नज्म कहना मुझे बहुत मुश्किल लगता था और मैं इसको कोई बहुत ज्यादा अहम काम समझता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे अगर मेरी कोई नज्म किसी बच्चों के रिसाले में शाया होती है तो मुझे अदबी हलकों में, आप बेहतर जानते हैं कि बच्चों के अदीबों और शायरों को अदबी हलकों में क्या पजीराई नहीं मिलती। सही बात। कितने लोग जानते हैं कि बच्चों के बहुत अच्छे नज्म निगार अब्दुल कादिर साहब कराची में गुज़िश्ता 2-3 बरस पहले इंतकाल कर गए। उनकी नज़में कितनी आला मयार की थी, ये बात बता सकता है आपको कोई तो वो बच्चा है जो उनकी नज़में पढ़ता है या जो उनकी नज़में सुनाता है। अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब को कितने लोग जानते हैं? सही बात है। बच्चों कितना काम है अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब का, बहुत काम है, बहुत अहम काम है। लेकिन अदब आलिया या हम अदब आलिया जिसको कहते हैं या अदबी हल्के, उसमें कौन इस तरह की शायरी करना चाहता है या करता है और इस तरह के शोरा का जिक्र करता है? शायरी, हमारे ये मसला है शायरी तो अदबी हल्के हैं। शायरी तो चलिए हम एक तरफ करते हैं, अगर हम दूसरी तरफ आए, हम ये देखते थे हमारे बचपन में, जो मैंने अपने बचपन में देखा कि मुख्तलिफ अखबारात जो आते थे, ख़ासकर जुमे का जो एडिशन होता था या वीकेंड एडिशन होता था, उसमें बच्चों का सफ़ा मखसूस किया जाता था। बच्चों के सफ़े पे हम लोग लिखते थे, हम पढ़ते थे, हम ख़ास तौर पे उसका इंतज़ार किया करते थे। अदबी हवालों से अगर हम बात करें तो वो भी तो मफकूद हो गया, वो नहीं आ रहे। मुझे जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, कुछ साल शायद निकाल रहे हो तो निकाल रहे हो, वरना क्या हाल है उनका? मैं अभी कुछ रसाइल जो हमारी नज़र से गुजरते हैं, कराची से जो अखबारात शाये होते हैं, वो संडे एडिशंस जो लाते हैं, तो उसमें बच्चों का सफ़ा होता है। अच्छा। लेकिन एक बात यकीनन है कि अब जो हालात हुए हैं, लॉकडाउन हुआ है, तो इसमें ऐसा होता है कि कौन सा सफ़ा निकाला जाए। तो बच्चों का सफ़ा उसमें जो अव्वलीन सफ़ात होते हैं निकाले जाने वाले, उनमें आ जाता है। अच्छा। और बच्चों के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लें आप, सिर्फ रिसालों से निकलकर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ चले जाएं, तो बच्चों के लिए कितने प्रोग्राम्स नशर हुए हैं आज? बिल्कुल नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, चैनल तो खामोश बैठे हुआ करते थे। पीटीवी में हमने कुछ प्रोग्राम्स हमने भी देखे, आप मतलब जब हम बचपन की सरहद को अबूर कर रहे थे या उसके नजदीक थे, तो हमने वो प्रोग्राम्स देखे। लेकिन आज कितने चैनल्स हैं जो बच्चों के लिए कुछ वक्त मखसूस करते हैं और उसमें उनके लिए प्रोग्राम्स तरतीब देते हैं। अदब तो सिर्फ ये रिसालों तक महदूद नहीं है ना, अदब तो टीवी पर भी आ सकता है, टीवी पर भी पेश किया जा सकता है ड्रामों की सूरत में। और बहुत सी असनाफ हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स से मुताल्लिक हैं, तो उधर बच्चों के लिए क्या काम हो रहा है? बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल ये है कि हमने बच्चों को नजरअंदाज किया हुआ है। और आप जैसे कह रहे थे कि तालीम के मामले में हम बच्चों पर तवज्जो देते हैं, तो कुछ स्कूल्स होंगे ऐसे जो बच्चों की तालीम पर तवज्जो देते हो, लेकिन हमारे यहाँ ये मामला है कि जो नर्सरी का टीचर है, पाकिस्तान की हद तक मैं बात कह सकता हूँ, जो स्कूल का टीचर है उसको जो तनख्वाह मिलती है वो आप जानते हैं, वो चंद हजार रुपए होती है। और यूनिवर्सिटी की टीचर को तनख्वाह क्या मिलती है वो भी आप जानते हैं, उससे कई गुना बेहतर है। तो जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, मैंने जिनके बारे में सुना या पढ़ा या जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे सुना, तो वहां जो बच्चों के लिए काम हो रहा होता है या कोई शख्स बच्चों के लिए काम करता है या बच्चों को पढ़ाता है, तो उसकी ज्यादा कदर की जाती है, उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है। बिल्कुल जनाब, उसकी बड़ी अहमियत है और उसको मुख्तलिफ हवालों से हमारे यहाँ सराहा जाता है। हम बरतानिया में रहते हैं, यूरोप के अंदर तालीमी मिजाज जो है बच्चों को वो डेवलप किया जाता है, किताब से रिश्ता जोड़ा जाता है और उसको मुख्तलिफ तारीख़ी हवालों से जोड़ा जाता है, और हम देखते हैं कि हमारे घरों में हमारे बच्चे किताबों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ आना चाहूँगा, हम बचपन में मुख्तलिफ ज़ाहिर है सिर्फ अदबी रिसाले के दूसरे जो पहलू होते थे, जासूसी नावल बच्चों के हवाले से इश्तियाक अहमद साहब बड़े अच्छे लिखा करते थे और मुख्तलिफ रसायल आया करते थे और इंतज़ार रहता था उनका। तो आज के दौर के जो बच्चे हैं ये तो मोबाइल और वीडियो गेम्स और इसमें लगे हुए हैं, ज़बान की जो तरवीज होनी थी वो भी जिस अंदाज से इससे होती थी वो भी नहीं हो रही है। तो अब हम जा कहाँ रहे हैं? वैसे तो मजमूई क्योंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, उसमें तो बड़ा फुकदान है, वहाँ तो बड़ा मसला है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम कहाँ जा रहे हैं ये तो उन लोगों को भी नहीं मालूम जो हमें लेकर जा रहे हैं। ये बहुत तो अच्छी बात हमारे कही। बड़े बता सकते हैं, ये तो वो लोग बता सकते हैं जो साहिबे इख्तिदार हैं या जिनके पास कोई इख्तियार है, वो इस कौम को कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो दानिश्वर भी हो सकते हैं, अदीब भी हो सकते हैं, सियासतदान भी हो सकते हैं, और भी जो हमारे तमाम
शोबाजात के करता धरता है वो ये बता सकते हैं। हम उर्दू जबान को क्या अहमियत देते हैं। वैसे आज मैं चाहता नहीं हूं कि हम इतने मनफी गुफ्तगू नहीं नहीं, करें, अपने हम जो तो हल हमारे निकालना चाह रहे हैं, कोई बात करना मामलात चाह है रहे हैं इस टॉपिक पे जी। डिस्कस करते हुए वक्त गुजारते हैं। लेकिन बहरहाल आप जानते हैं कि उर्दू जबान की क्या यहाँ पर कद्र है, क्या अहमियत है, यहाँ पर उर्दू बोलने वाले को किस नजर से देखा जाता है। स्कूल हमारे यहाँ जो मौजूद है वहां पर बच्चा अगर उर्दू बोलता है तो उसको फाइन देना पड़ता है, ऐसा है। अच्छा, ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ बच्चा अगर उर्दू बोले तो वहां उसको फाइन देना पड़ता है मतलब कि पाकिस्तान आपने उर्दू में क्यों बोली। आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जहां अगर बच्चा उर्दू में बात करे अपनी कौमी ज़बान में और अंग्रेज़ी में बात न करे तो उसको फ़ाइन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वालिदैन उसको उधर उस स्कूल में भेजते ही इसीलिए हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है आपने फाइन किया। हम तो चाहते हैं आके वो अंग्रेजी में बात करे घर पे, और उसको बताते हैं कि बेटा स्पून से खाना खा लो, अगर वालिदैन भी मुकम्मल तौर पे अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो मैंने ये देखा है कि अब जो हमारी नस्ल आ रही है, जो हमारे साथ के दोस्त हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो नौजवान हैं, वो ना उर्दू सही से बोल पाते हैं, और अलमिया ये है कि वो कोई दूसरी जबान पर भी किसी दूसरी जबान पर भी दस्तरस नहीं रखते। वो अंग्रेजी जबान भी अगर आप उनसे अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में भी आपसे वो बात नहीं कर ये तो सकेंगे। मसला है, ये बहुत या बड़ा अंग्रेजी मसला है। पढ़ नहीं सकेंगे। आप उनसे अंग्रेजी अदब के हवाले से गुफ्तगू करना चाहें तो अंग्रेजी अदब तो कुछ वो अंग्रेजी में कुछ लिखी हुई सतरें भी बेहतर अंदाज में शायद ना पढ़ सकें। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा दूसरे टॉपिक की तरफ। हमने खुद एक बचपन गुजारा एक महानामे के साथ। 1978 में उसका इजरा होता है, हम देखते हैं कि वो आता है और फिर वो छा जाता है, बच्चों के अंदर बहुत काम कर रहा है। इल्मी अदबी हवालों से भी लगभग कोई, जैसे मैंने कहा कि 40 बरस से ज़्यादा हो गए और वो अपने उस मयार को उसने मेंटेन किया हुआ है। साथी रिसाला जिसके आप मुदीर भी हैं, साथी रिसाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या खिदमत अंजाम दे रहा है, ये बताइए ज़रा। ये आपने मुझसे अच्छा सवाल किया। साथी रिसाला तकरीबन 42 बरस से मुसलसल शाया होने वाला महानामा है। ये कराची शहर से शाया हो रहा है, और इसकी खास बात ये है कि हर 2-4 साल बाद इसकी जो टीम है वो तब्दील हो जाती है, और इसमें जो लोग काम करते हैं वो सब रज़ाकार होते हैं, सब तालिब इल्म होते हैं, और सब बेलौस होकर बच्चों के अदब की तरबीज के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। तो गुज़िश्ता 42 बरस से ये पर्चा मुसलसल छाया हो रहा है, और बच्चों के अदब में ये मुनफरिद मकाम अगर हम कहें क्यों रखता है। जैसे मैं भी जब बच्चा था ये पढ़ता था तो मुझे ये पसंद आता था, और लोग ये सवाल करते हैं हमसे कि साथी बच्चों को क्यों पसंद आता है, या इसमें मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं ऐसे जो नए वक्त के साथ साथ आप नए आइडियाज इसमें पेश करते हैं। तो इसकी एक वजह यही है कि इसमें जो लोग होते हैं, वो टीम होती है, वो हर 2-3-4 बरस बाद तब्दील होती है और नए लोग आते हैं। जब नए लोग आते हैं तो वो नए ख्यालात के साथ, नए एहसासात के साथ, नई उमंगों के साथ आते हैं, और वो यहाँ तजुर्बात हैं, और वो अपने वक्त में चलने वाले जो मामलात होते हैं, जो ट्रेंड्स आप जिन्हें कह लें, उनसे वाकिफ होते हैं। और कोशिश उनकी होती है कि बच्चे को उसके जहन को देखते हुए ऐसी चीज पेश की जाए जिससे वो मुतवज्जो भी हो, दिलचस्पी से भरपूर वो चीज हो, दिलचस्पी लिए हुए हो, और साथ ही उससे बच्चे की तरबियत भी हो, उससे बच्चे को सीखने को भी कुछ मिले। आजकल आज का जो बच्चा है वो बहुत तेज है। वो अगर आप उसको सबक आमोज कहानी सुनाए, बेटा नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ने से ये होता है, या और भी कोई बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच बुरी बलाए, तो बच्चा बोर हो चुका है इस तरह की बातों से। हम कोशिश ये करते हैं मानवा साथी में कि बच्चे को कहानी के अंदर कोई पैगाम दें। कहानी में बच्चे को मालूम ना हो कि उससे क्या बात की जा रही है, लेकिन वो आखिर में एक ऐसा तासुर छोड़ दे कि वो अच्छाई को समझ ले और बुराई को भी समझ ले। अच्छा, आपका मानामा निकलता क्योंकि वक्त भी, हाँ, आपका मानामा निकलता उर्दू में है, लेकिन आपने जैसे एक अलमिया बयान किया कि उर्दू पढ़ने वालों की तादाद कम होती जा रही है, ख़ासकर बच्चों में, और वो रोमन में उर्दू पढ़ने के शौकीन ज़्यादा हो गए। तो फिर क्या ये एक जो कमी है उसको पूरा कर रहा है साथी रिसाला? कोशिश हमारी ये होती है कि बच्चा उर्दू जबान ही में पढ़े, और अभी ऐसा होता है कि हमारे पास बच्चों की तहरीरें आती हैं। अच्छा, ईमेल के जरिए जो तहरीरें हमारे पास आती हैं, वो कई बार ऐसा हुआ कि वो रोमन में बच्चों ने लिखकर नज्म भेज दी। रोमन में बच्चों ने लिखकर मजमून भेज दिया, तो हमने फिर उन्हें समझाया कि रोमन में लिखी हुई तहरीर काबिल कबूल नहीं है, जाहिर है वो कुछ इदारती मामलात होते हैं। वेरी गुड। तो
बच्चों को फिर हमने कोशिश की कि उनको उर्दू की तरफ लेकर आया जाए। उर्दू के हवाले से हमने एक सिलसिला इसमें शुरू किया हुआ है, अल्फाज का ताक़ुब, जिसमें बच्चे नए नए अल्फाज, नई नई तरकीब सीखते हैं और उसमें वो तलाश करते हैं। तो ये सिलसिले हैं उर्दू की तरोीज के लिए। और अब हम जो वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है और टेक्नोलॉजी जो तरक्की हो रही है उसमें मोबाइल हमारे पास इब्लाग के जराए का एक अहम जरिया बन गया है। इंटरनेट ने बहुत अहम जगह बना ली है। तो हम साथी को भी इंटरनेट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और ला चुके हैं। साथी की इस वक्त वेबसाइट मौजूद है जिसपे बच्चे अपनी तहरीरें भी हमें जिसके जरिए भेज देते हैं और अब बहुत सी तहरीरें उसमें पढ़ते हैं, लतीफे पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उस पर हमारा जो ताजा शुमारा होता है वो पीडीएफ फॉर्म में भी मौजूद होता है जी। अगर कोई बच्चा कागज पर रिसाला नहीं पढ़ सकता तो हमारी कोशिश होती है कि वो अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर या जो उसके पास मीडियम है उसको इस्तेमाल करते हुए रिसाला पढ़े। कम से कम उसके पास अदब तो पहुंचे। ज़ाहिर है सोशल मीडिया की जंग है, इसमें तो ज़ाहिर है आपको हर तरह से कम्पीट करना होगा, हर तरह से आगे आना होगा, हर तरह से लेके चलना होगा। आप ये मुझे बताइए कि आपके इस रिसाले में जो, जैसे आपने कहा कि अदब आला के हवाले से बात है, आलिया के हवाले से बात की आपने, तो कुछ लोगों को आप तरगीब देते हैं, कुछ बुज़ुर्गों को या अच्छे शौरा अदीबों को कि वो भी आप तक आएँ और आपके इस रिसाले के लिए कुछ लिखें? बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, अहम अदब की शख्सियात हैं, उनसे राब्ता करें। हम खास मौक़ों पर उनसे राब्ता करते हैं। हमारे साल में 2 खास नंबर शाया होते हैं। अच्छा। एक खास नंबर कोई उन्वान लिए हुए होता है, किसी उन्वान के तहत, किसी मौजू के तहत होता है, वो मौज़ूआती खास नंबर कहलाता है और दूसरा खास नंबर हमारा सालनामा कहलाता है। तो हम जब खास नंबर शाया करते हैं तो उसमें खुसूसी तौर पे जो हमारी ऐसी शख्सियात हैं अदब की जो बच्चों के लिए नहीं लिखते, तो उनसे हम कोशिश करते हैं बच्चों के लिए लिखवाएं। तो उसमें हमारे साथ कुछ अदीबों ने, शोरा ने कलमी ताबुन किया, उनकी तख्लीकात भी साथी में शाया हुई और बच्चे पसंद भी करते हैं। लेकिन सब एक बात का इजहार जरूर करते हैं कि बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं और वाकई को वो मतलब लिखना चाह रहे होते हैं और इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि हम आपके बच्चों के लिए लिखना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि बच्चों के लिए लिखना भी उनकी नफ्सियात को समझते हुए और उनके लेवल पर, उनके दर्जे पर उतर के लिखना पड़ता है। अच्छा, तो ये थोड़ा मुश्किल। मोमिन भाई, हम अब क्योंकि वक्फे की तरफ जाएंगे, हमारे पास 2 मिनट है, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप क्या बच्चों को पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि अगला जो हिस्सा होगा उसमें तो हम शायरी पे ज़्यादा बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इसको सम अप करते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को भी और हमारे आज के दानिश्वरों को भी और असातिज़ा को भी? तो साथी के हवाले से एक और बात बता दूं कि इस वक्त हम साथी की एप्लीकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन पर भी काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द बच्चे मानामा साथी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी पढ़ सकेंगे और उसमें कहानी सब चीजें पढ़ सकेंगे और साथ ही अपनी तहरीरें भी हमें भेज सकेंगे। तो उम्मीद है कि अब जो दीगर जराए हैं उनके जरिए भी साथी तक पहुंचा जा सकेगा। जहां तक पैगाम की बात है तो हम खुद तालिब इल्म हैं, खुद हमें आपके पैगामात की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और किताब से ताल्लुक जोड़ें, लफ्ज से ताल्लुक जोड़ें। लफ्ज से आपका ताल्लुक होगा, किताब से आपका ताल्लुक होगा तो यकीनन आपकी जो फिक्र है, आपकी जो सोच है, वो उसको वुसअत पाने का मौका मिलेगा और इससे माशरे पर बहुत मस्बत असरात पैदा होंगे। बुजुर्गों के लिए बहुत सी दुआएं और गुजारिश के अगर आप बच्चों के अदब पर तवज्जो दें तो इससे बच्चों के अदब का भी फायदा होगा और हमारे माशरे का भी फायदा। जी, अब्दुल रहमान मोमिन भाई, आपकी गुफ्तगू से एक जो नया जज्बा जगा है लोगों के दिलों में, ख़ासकर हमारे सुनने वालों के दिलों में, वो ये है ज़रूर कि हमें एक अदब का ज़हर है। हम बहुत प्रोग्राम्स करते हैं, बड़े मुशायरे करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त भी यही है कि जिस तरह इस नौजवान ने, अब्दुल रहमान मोमिन ने एक बात कही और वो बात ये थी कि आज का जो बच्चा है अगर हम उसको तजुर्बाती अंदाज में सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, तो वो कल कुछ करने के काबिल होगा। जो कल कौम का मेमार है, अगर उसकी आज हम सिर्फ तालीम पे तवज्जो दें और तरबियत पे तवज्जो न दें
तो वो कहीं का कहीं निकल जाएगा। हम देखते हैं कि बड़े बड़े माशरों में तालीम याफ्ता लोग अपनी जहालत से माशरों को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, और उसका अलमिया ये है कि हमें अपने बच्चों को अदब के ज़रिए, बहुत सी अच्छी सोहबतों के ज़रिए, बहुत से अच्छे टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, अदबी प्रोग्राम्स के ज़रिए उनको सिखाना है कि हमारी ज़बान क्या है, हमारी तहज़ीब क्या है, हमारे फुक़दान कहाँ हो रहा है। तो हम छोटे से एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद आपसे दोबारा हम ताल्लुक़ हमारा जुड़ा है और हमारे दरमियान एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो बच्चों के अदब के हवाले से अपना काम कर रहा है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, एक मुदीर है एक रिसाले का। लेकिन उनका एक और पस मंज़र भी है, वो बहुत अच्छे शायर भी हैं। और आजकल जिस किस्म की नौजवानों में एक रग़बत बढ़ी है, मैं तो कहूँगा रग़बत बढ़ी है, मैं देखता हूँ कि बहुत से नौजवान आ रहे हैं उर्दू शायरी की तरफ, अदब की तरफ, और बहुत अच्छा अच्छा कलाम मंज़र आम पे आ रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है अब्दुर्रहमान मोमिन का भी है। आप के वालिद साहब जो हैं अजमल सराज साहब, वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े शायर हैं। इसके अलावा भी इनके ख़ानदान में जो है शायरी का और अदब का रुझान है, इस पर भी बात करेंगे। जी मोमिन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बारे दिगर। जी, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ़ हवालों से बच्चों के अदब पर, और उस पर हमने बात भी की, बहुत अच्छी सरासिल गुफ्तगू हुई। अब्दुर्रहमान मोमिन का एक और रंग भी है जो बहुत से लोगों वाकिफ़ हैं इससे, ख़ासकर अदबी दुनिया के जो लोग हैं वो जानते हैं कि बहुत अच्छी गज़ल भी कहता है, नज़्म भी कहता है। इसके अलावा मुशायरों का भी बहुत अच्छा शायर माना जाता है अब्दुर्रहमान मोमिन। तो ये नौजवान अब्दुर्रहमान मोमिन को किस वक्त यह एहसास हुआ कि यार मुझे शायरी की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या वो घर का रुझान था या अंदर से कोई आवाज़ आई? ये तो सबसे आसान जवाब इसका ये होता है, लोग हमारे शायर दोस्त जवाब देते हैं, महबूब फिजा साहब का शेर सुना देते हैं और कहते हैं बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं नहीं होता। होता। हाँ। तो बात वाकई यही है कि शायर होता है या नहीं होता। हमारे यहाँ घर में रुझान था शायरी का। हमारे दादा बहुत अच्छे शायर थे, हमारी दादी पुरगो शायरा थी, उनका कलाम भी हमारे पास है, हम तक पहुंचा है। दादा का बहुत सा कलाम हमारे पास है। महवी लखनवी साहब के वो शागिर्द थे हिंदुस्तान में, फिर पाकिस्तान आ गए। तो शेर तो कहते रहे लेकिन अदबी समाज से ताल्लुक अपना नहीं जोड़ सके। फिर वालिद साहब से आप वाकिफ हैं, सब वाकिफ हैं। तो इनसे ताल्लुक होना, घर का माहौल, ये बहुत अहम होता है और अहमियत रखता है। इसमें घर से आपको चीजें मिलती हैं। हमारे घर में जितने लोग हैं ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी तबीयत में नगमगी पाई जाती है, जिनकी तबीयत मौजूद है, लेकिन हर शख्स शायर नहीं, शायरी नहीं करता। तो मैं भी ये दावा नहीं कर रहा कि मैं शायर हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि तुम शायर हो या शेर कह रहे हो, लेकिन कुछ हम कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, अपनी कैफियत का, अपने एहसासात का, अपने जज्बात का इजहार चाहते हैं, उसके लिए हमें एक जरिया मिल गया है। उसको आप शायरी समझते हैं, उसको आप गजल समझते हैं, तो हम इस जरिए का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी बात करें। तो इसमें शायर बनना या शायर होना ये मेरे मतमए नजर नहीं, ये मेरा मतमए नजर नहीं था। अच्छा। और ना है अब तक। अच्छा, इसमें दूसरा रंग हम ये देखते हैं कि कुछ माशरती रुझानात होते हैं, सही गलत वो इस बहस में हम नहीं जाते, रुझानात होते हैं, कोशिश की जाती है, ख़ासकर अदबी पस मंज़र के हवाले से अगर हम देखें कि किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को लोग पकड़ लेते हैं कि भाई इस तरफ हमें जाना है। मेरे अदबी रुझानात इनकलाबी हैं, मेरे अदबी रुझानात जो हैं वो रोमान परवर हैं, मेरे अदबी रुझानात जो हैं वो जनाब बिल्कुल मुतवस्सित हैं जिस तरह बाज़ लोगों के होते हैं। या ख़ास करके हम बच्चों के हवाले से भी अगर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बचपने में शेर कहते हैं, तो आपने अपने अदबी रुझानात का तयन किस शख्सियत के हवाले से किया या नहीं किया? ये काम असल में शायर का नहीं है, ये काम नक्काद का है। ये काम नक्काद करता है। वो कहता है कि इकबाल इनकलाबी शायर थे, इकबाल को इनकलाब में महदूद कर देता है। वो कहता है कि साहिर रोमानवी शायर थे, वो शायर को रोमान में कैद कर देता है। मेरा ये ख्याल है, ये फैसला शायर खुद नहीं करता। शायर तो अपनी बात कहता है, शायर तो शेर कहता है। बाद में फिर ये फैसला उसको एक तहरीक से या उसको एक नुक्ता नजर से या उसको एक स्कूल ऑफ थॉट से जोड़ दिया जाता है, वो काम नक्काद करता है।
और मैं भी ये समझता हूँ कि मैंने अभी तक ये ना सोचा ना इसका कोई फैसला किया कि मेरा ताल्लुक किस स्कूल ऑफ थॉट से है। बुनियादी ताल्लुक जिंदगी से है। मेरा एक शेर है, मैं सुना देता हूँ जी। मेरा भी ताजा गजल जो गुज़िश्ता 1-2 महीनों में हुई है, उनमें एक शेर है कि हमारा मसला ये जिंदगी है दोस्त। वाह। हमारा मसला ये जिंदगी है दोस्त, ये शायरी हमारा मसला नहीं। तो ये बुनियादी मसला हमारा वो जिंदगी है, वो हम जो सोचते हैं, जो हमारे जहन में सवालात उठते हैं जिंदगी से मुताल्लिक, कायनात से मुताल्लिक, उसको हम अपनी शायरी में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनको उठा रहे होते हैं, उनका इजहार कर रहे होते हैं। ये जो आपको तहरीकों से, आपको किसी स्कूल ऑफ थॉट से जोड़ने का काम ये नक्काद करता है या समाज करता है। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, हमारी थोड़ी फरमाइशें भी, क्योंकि ज़ाहिर है लोग करते रहते हैं। अभी आपने बड़ा खूबसूरत ये शेर पढ़ा जो आपकी एक नई गज़ल का है, तो मैं चाहूँगा अगर ये गज़ल हमारे नाज़रीन तक पहुँच जाए पूरी, तो एक तो ज़रा हमें गुफ्तगू के लिए कुछ और टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छे रुझानात को तरवीज दिया है। तो क्या ख्याल है, ये गज़ल ना सुनी जाए आपसे? मैं बातें करके शायद मुश्किल में ना आ जाऊं, पता नहीं क्या। मैं आपको गजल सुनाता हूँ, ये जितने शेर याद है मुझे, क्योंकि सामने लिखी हुई तो नहीं है, अलबत्ता जो याद है वो सुनाता हूँ। अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं। वाह। अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं। वाह। मैं कह चुका हूँ आपने सुना नहीं। हाँ, क्या सादगी है भाई, वाह भाई वाह मोमिन, क्या बात है। नहीं, मैं कह चुका हूँ आपने सुना नहीं। अब ऐसे शख्स का करें तो क्या करें। वाह। अब ऐसे शख्स का करें तो क्या करें, जो तुझको जानता है मानता नहीं। अब ऐसे शख्स करें तो क्या करें। वाह। जो तुझको जानता है मानता नहीं। वाह। जो तुझको जानता है मानता नहीं। जो तुझको जानता है मानता नहीं। वाह। हमारा मसला शायरी, हमारा मसला नहीं वाला शेर भी सुना दीजिए। हाँ, वो शेर भी मैं सुनाता हूँ। जो तुझको जानता है मानता नहीं, हमारा मसला ये जिंदगी है दोस्त। हमारा मसला ये जिंदगी है दोस्त। ये शायरी हमारा मसला नहीं। हमारा मसला जिंदगी है दोस्त, ये शायरी हमारा मसला नहीं। वाह, बहुत खूब। नहीं, कोई और शेर इसका याद आ रहा हो तो वो भी सुना दीजिए। अब ऐसे शख्स का करें तो क्या करें, जो तुझको जानता है मानता नहीं। मोमिन भाई, ये आपने इसमें एक तस्करा किया, शायरी हमारा मसला नहीं, हमारा मसला ज़िंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है। और शायरी जो बराए ज़िंदगी, अगर शायरी की जाए, अदब बराए ज़िंदगी होता है, हमेशा हमने सुना है, पढ़ा है। लेकिन बाज़ जगहों पे हम देख रहे हैं कि शायरी मसला बन गई है, बल्कि मसले का शिकार हो गई है शायरी भी बहुत जगहों पे। और इसकी वजह शायद वो मसलहत पसंदी है जो हमें मुख्तलिफ़ रुख और ज़ावियों में ढालती है। तो एक रंग हम देखते हैं, जैसे कि आपने कहा कि नक़ाद तय करता है, लेकिन नक़ाद तो तय करेगा, तारीख़ तय करेगी, लेकिन हम में से बहुत से लोग अपनी मंजिल का तयन कर लेते हैं शायरी के हवाले से ख़ुद से, और हम कहते हैं नहीं जनाब, हम तो फ़लाँ हैं, हम तो फ़लाँ को पेश नज़र चलते हैं, हम तो इसको शायर नहीं मानते, ये तो शायरी नहीं है सिरे से, ये तो इनकलाबी बात अगर कर रहा है या ये सिर्फ मोहब्बत के गीत गा रहा है तो शायर नहीं है। ये तरजीहात तो चल रही है ना माशरे में, इन तबकात तो हैं। बिल्कुल है। तो इनके उसमें फिर शायर को लोग देख रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं देखना चाहिए किसी शायर। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहूँगा कि अगर कुछ गज़लियात भी आपकी हम तक पहुँचे, हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। याद आ रहे हैं अब ये हमारे साथ मसला ये वाला ज़रूर है कि हम शायरी सामने रख के या लिख कर नहीं सुनाते, और अभी जहन में ये था नहीं कि मैं ये गज़ल आपको सुनाऊंगा, तो इसलिए इसके अशार मेरे जहन से निकल गए। अब 2 शेर याद आ रहे हैं जी, इरशाद। कि मेरा नहीं हुआ ये और बात है। वाह। नहीं हुआ, हाँ, ये और बात है, ये और बात है, वो बेवफा नहीं। वाह भाई वाह, वाह। मेरा नहीं हुआ ये और बात है, हाँ, ये और बात है, वो बेवफा नहीं। अब उससे मेरा मत किया करो, अब उससे मेरा जिक्र मत किया करो, अब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। क्या बात है। अब उससे मेरा मत किया करो, अब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं।
वो सामने से जा चुका तो ये खुला, वाह। वो सामने से चुका तो ये खुला, वो ख्वाब लग रहा था ख्वाब था नहीं, हाँ 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 हाँ, वो वाह वाह। सामने ये खुला, वो ख्वाब लग रहा था ख्वाब था नहीं, वाह अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं, वाह, मैं कह चुका हूं आपने सुना नहीं। क्या बात है। मोमिन, मुझे आपके इस कलाम में जो सादगी और सलासत नज़र आ रही है, मैं चाहूँगा बहुत से यहाँ हमारे दोस्त बरतानिया में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू होती रहती है और वो इस बात पर बड़े शद्दोमत से और ज़ोर देते हैं कि जनाब शायरी जो है वो मुश्किल अल्फाज का मुरक्कब है, शायरी जो है वो है जो अगर एक मिसरा समझ में आ जाए तो दूसरा समझ में ही ना आए। लेकिन मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि महमल गोई से बाज़ रहो और आसानी और सादगी से बात करो। तो आपकी माशाल्लाह ये गज़ल जो है उसका नमूना है और ये पेश कर रही है, सामने नज़र आ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वो दिल पे उतर रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपने अपनी बात कही। मैं चाहूँगा अगर सामने आपकी कुछ गज़लियात हैं तो कुछ पेश हो जाएं। तक ले जाया जाए जी, उसे खुदाए सुखन तक ले जाया जाए, उसे खुदाए सुखन से मिलवाया जाए, वाह, उनकी शायरी उसे सुनाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ज़रूरी है कि लोगों तक पहुंची जाए बात। मैं अमूमन तज़किरा करता हूं जॉन एलिया का, आपने उनके हवाले से बचपन में शायद आपने भी उनको देखा है, आपके घर में बड़े आया करते थे और वो बहुत फ़लसफ़ियाना शायरी थी उनकी, मुख्तलिफ़ अंदाज़ था। तो कुछ बताएं ना अदबी हवालों से जो आपकी बुज़ुर्गों से मुलाकात होती है। बहुत इस वक्त आप एक ऐसे शहर में मौजूद हैं जो अदबी इस वक्त पुररौनक तरीन शहर है वो, तो क्या हालात हैं इस वक्त अदबी मंजरनामे के कराची में? मुझे इस एतबार से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने एक अदबी घराने में आँख खोली और मेरे वालिद साहब शायर हैं, बहुत अहम शायर, मैं उन्हें समझता हूँ। बेशक, अदबी समाज में उनको अहम समझा जाता है। तो उनकी निस्बत से मुझे बहुत से शोरा की कुर्बत हासिल रही उस वक्त जब मैं शेर नहीं कहता था। जब मैं शेर की तरफ नहीं आया था तो उसमें मेरी दोस्ती रसा चुप्पाई साहब से हो गई और उसकी वजह बनी क्रिकेट की दिलचस्पी। रसा भाई भी क्रिकेट में दिलचस्पी रखते थे और मैं भी क्रिकेट में दिलचस्पी रखता था। तो बाद में फिर उनसे मेरा ताल्लुक रहा, दोस्ती रही, फिर मैं शेर कहने लग गया तो फिर शायरी भी एक और हमारी दोस्ती की वजह बन गई या उसमें शायरी ने भी जगह बना ली। तो रसा भाई से कुर्बत रही। हमारे शहर में बहुत से अहम शोरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। अनवर शऊर साहब हैं जिनके साथ हम जाके वक्त गुजारते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। अफजाल अहमद सैयद साहब हैं। इन बुजुर्गों की सोहबत किसी न किसी हद तक किसी न किसी दर्जे में हमें मैसर आती है तो हम कुछ सीखते हैं और कुछ कह पाते हैं और कुछ बोल पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हवाले से खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। और कराची की अदबी फिजा या अदबी जो अभी हालात हैं, गुज़िश्ता अदवार में ऐसा हुआ करता था कि जो नौजवान थे या जो पिछली नस्ल के लोग थे वो अपने बुजुर्गों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे। आज का जो नौजवान है या आज का जो कराची का शहरी है वो बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया है और उसकी वजह यह है कि आदमी ने अपने 8 घंटे कहीं भेज दिए हैं या किसी ने इससे ज्यादा कहीं भेज दिए हैं और हम जो सरमायादाराना दौर में जी रहे हैं, सरमायादाराना निजाम के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम इन फनून से, अदब से चाहते हुए भी उतनी कुर्बत नहीं रख पाते हमारे नौजवान और बुजुर्गों के साथ वक्त नहीं गुजार पाते जो गुजारना चाहिए। सही। मेरा ख्याल है कि हमारे पास इस शहर में बहुत अहम अभी लोग मौजूद हैं जिनके साथ अगर हम वक्त गुजारें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम बदकिस्मती से उनके साथ वक्त नहीं गुजार। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने मोमिन भाई कि एक जो बहरहाल हमें अपने बुज़ुर्गों को और बुज़ुर्गों को हमें जो वक्त देना चाहिए शायद वो हम एक दूसरे को नहीं दे पाते। अदबी हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है, आम ज़िंदगी के तो हम बात नहीं कर रहे, अदबी हवालों से हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर रोज़ कोई ना कोई नया कलाम, कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नया मुशायरा, और अब तो ऑनलाइन मुशायरों की एक बहार आ गई है पूरे दुनिया में और वो हर एक को जोड़ रही है। तो ये जो एक सिलसिला चला है अदब का सोशल मीडिया के हवाले से, इसको खुशाइन समझते हैं या समझते हैं कि बस यार अदब तो बस अब कहीं का रहा ही नहीं? नहीं, अदब तो जिंदगी का हिस्सा है। ये अदब आप क्या मतलब क्या हम ये समझते हैं कि अदब ये 2 साल पुरानी
कहानी है, 200 साल पुरानी कहानी है, 300 साल, 1000, 2000 साल पुरानी। अदब तो जब से इंसान वजूद में आया है, मेरा ख्याल है उस वक्त ही अदब वजूद में आ गया था। इंसान के साथ ही अदब भी वजूद में आ चुका। और कायनात का जो इस कायनात का खालिक है, उसने इस कायनात में अदब को रखा। हम अगर देखें तो गुज़िश्ता अदवार में भी हमें अदब की कई मिसालें मिलती हैं। ये कागज एक मीडियम, इस कागज के जरिए अदब लोगों तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचने का ये जरिया बना। जब प्रिंटिंग प्रेस बड़े सगीर में खुले तो वो एक इनकलाब थे इजहार के लिए या इबलाग के लिए। उनके जरिए अदब का इबलाग हुआ। अदब तो तख्लीक किया जा रहा था, अलबत्ता ये था कि वो कारी तक कम पहुंचता था। बाद में फिर अब आप देखते हैं कि अदब के इबलाग के लिए नए ज़राए। लेकिन मोमिन भाई, एक जरिया ये अब तो बात कहीं और निकल गई ना। अब हुआ ये है कि अब रोज़ाना एक अगर गज़ल ना लगाई जाए और रोज़ाना एक नज़्म ना लगाई जाए फेसबुक पे, अपना सही किरदार अदा नहीं कर रहे थे। बहुत से रसायल आप जानते हैं कि जिसमें गजल छपती थी तो असातिज़ा कहते थे इसमें छपना ना छपना बराबर है। अच्छा। और कहते थे कि फनून में गजल छपवाओ तो बात है। कि फलाना रिसाले में ये तो इस शख्स ने निकाला हुआ है रिसाला और ये अपने ही शागिर्दों की गजलें शाया करता है, अपने ही दोस्तों की गजलें शाया करता है, तो उस रिसाले की कदर नहीं थी। रिसाले से भी लोग गलत काम ले रहे थे। इसी तरह अभी जो सोशल मीडिया है इसको भी लोग सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। बुनियादी तौर पर किसी भी चीज का इस्तेमाल उसको फायदेमंद या नुकसानदेह बनाता है। हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी मायारी वेबसाइट्स भी बन चुकी हैं जिसको आप बतौर हवाला भी पेश कर रहे होते हैं, जिस पर शाया होने वाली गजल को आप बताते हैं कि ये फला वेबसाइट पर शाया हुई। और मैं समझता हूँ कि नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। रेख्ता जैसी वेबसाइट का, जिसको आप पाकिस्तान में, सगीर में, हिंदुस्तान में लोग बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। इसके बाद भी बहुत अच्छा, आपने रेख्ता की बात की मोमिन भाई, आपसे मैं सवाल करूंगा। मैं हर पाकिस्तानी खासकर नौजवान से सवाल ज़रूर कोशिश करता हूँ करूँ। रेख्ता हिंदुस्तान में एक ऐसे शख्स ने बनाई जिसका बहरहाल जिसकी अपनी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी और वो उसने बहरहाल सोशल और इसमें कमर्शियल चीज़ें बहुत होती हैं, इस वजह से भी हो गई। हमारे यहाँ ये कोशिश क्यों नहीं हुई इस तरह की? हमारे यहाँ भी कुछ नौजवानों ने अदब से वाबस्ता और अदब से जो वाबस्ता बराह रास्त नहीं भी है, ये काम किया है। अच्छा। और आप ये बात तो समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समाज एक जैसा है, लेकिन हमारे यहाँ अदब को और फनून लतीफ़ा को कितनी अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ जो गुलकार है उसकी कितनी कदर है, अदाकार की कितनी कदर है, कोई भी फनून लतीफ़ा से मुताल्लिक शख्स हो उसकी कितनी कदर है। हिंदुस्तान में आप चले जाएं और आप जानते हैं कि वहां पर शायर की कितनी कदर है, वहां अदाकार की कितनी कदर है, फनकार की कितनी कदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ अदाकार की कदर नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अदाकार की भी वो कदर नहीं है जो हिंदुस्तान में है। तो वहाँ फन को मेरा ख्याल है ज्यादा अहमियत दी जाती है। नहीं तो फिर सवाल वही घूमता है मोमिन भाई कि हमारे यहाँ वो तरबियत का फुकदान बच्चों में रहा जो इस नस्ल तक पहुँचते पहुँचते ज़ाहिर है हम अदब के वो मयारात खो चुके हैं। शायद अब इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे होंगे दोबारा, लेकिन फ़िलहाल तो हम शायद वहाँ नहीं हैं। उम्मीद तो नहीं है क्योंकि मायूसी कुफ्र है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे अभी मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। रसाइल भी लोग बहुत मेहनत से उन्होंने शाये किया, अपना अलम रिसाले का बुलंद रखा और अपनी ज़िंदगी में अदब की बहुत खिदमत की। और अभी इस जरिए को भी लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और इसके जरिए काम करना चाह रहे हैं जो बहुत खुशाइंद है। और उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में हम भी यहाँ से कोई ऐसा बड़ा काम करेंगे जो आप मिसाल के तौर पर। मोमिन भाई, आपके साथ गुफ्तगू जारी है लेकिन वक्त कम है। मैं चाहूँगा कि अब हम आपके कलाम की तरफ चलें ताकि कुछ लोग हमें ये भी देखें कि एक दर्द दिल रखने वाला नौजवान जो अदब के हवाले से इतनी अच्छी बात करता है, उसकी शायरी के अंदर अदब की इसका रंग किस तरह मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी कुछ कलाम का नमूने भी पेश हों तो हमारे नाजरीन और सामीन बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे इससे। तीन अशार एक गज़ल से, फिर उसके बाद गज़ल कोई और। किसी के हिज्र में नया जहान मिल गया। वाह, किसी के हिज्र में नया जहान मिल गया। नया जहान मिल गया, मुझे ज़मीन पर ही आसमान मिल गया। क्या बात है, बहुत खूब, ज़बरदस्त। किसी के हिज्र में नया जहान मिल गया, मुझे ज़मीन पर ही आसमान मिल गया। जो कह रहा था वो तुझे भुला ना पाएगा। वाह।
जो कह रहा था वो तुझे भुला ना पाएगा, यकीन कर उसे नया गुमान मिल गया। हाँ 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 हाँ, जो कह क्या रहा खूबसूरत भाई, वाह भाई भुला वाह। ना पाएगा, फिर पढ़ना भाई, यकीन और यकीन गुमान कर, बहुत खूबसूरत लायो। कह रहा था वो तुझे भुला ना पाएगा, हम्म। यकीन कर उसे नया गुमान मिल गया। वाह। खुदा मेरे सवाल का जवाब क्यों न दे, हम्म। खुदा मेरे सवाल का जवाब क्यों न दे, खुदा तो खुश है उसको राजदान मिल गया। हाँ 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 हाँ, क्या खुदा बात मेरे है, सवाल बहुत का खूब। जवाब क्यों न दे, खुदा तो खुश है उसको राजदान मिल गया। वाह। ये गजल है, मैं अपने आप को हम्म। पहचान ही नहीं पाया, मैं अपने आप को पहचान ही मैं नहीं अपने पाया। आप को पहचान ही नहीं पाया, वाह। इसीलिए मैं तुझे जान ही नहीं पाया। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। आप पहचान ही नहीं पाया, हम दिया कर रंग है भाई इसमें इसीलिए तो। मैं ही नहीं पाया। वाह। वो एक लम्हा मेरी जिंदगी पे तारी है, आहा। एक लम्हा मेरी जिंदगी पे तारी है, जो एक लम्हा अभी आन ही नहीं पाया। वाह वाह वाह, क्या खूब, बहुत आला। लम्हा मेरी जिंदगी पे तारी है, जो एक लम्हा अभी आन ही नहीं पाया। अभी से तुझको पड़ी है विसाल की मेरी जान, आहा। अभी से तुझको पड़ी है विसाल की मेरी जान, अभी तो हिज्र ने उन्वान ही नहीं पाया। क्या बात है, बहुत आला, बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत आला। की मेरी जान, अभी तो हिज्र ने उन्वान ही नहीं पाया, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी तो हिज्र ने उन्वान ही नहीं पाया। वाह। खुशी खुशी तेरी दुनिया को छोड़ आए हम, वाह, क्या कहने। खुशी खुशी तेरी तेरी दुनिया को दुनिया छोड़ को आए हम। छोड़ आए हम, खुशी का जब कोई सामान ही नहीं पाया। हाँ 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 हाँ, क्या खूब है भाई, बहुत खूब। छोड़ आए हम, आहा। खुशी खुशी तेरी दुनिया को छोड़ आए हम, खुशी का जब कोई सामान ही नहीं पाया। वाह। ये देखकर, ये सुनिएगा, ये देखकर वो परेशान है तेरी महफिल में, वाह। देखकर वो परेशान है तेरी महफिल में, किसी को उसने परेशान ही नहीं पाया। क्या बात है भाई, कितनी सादगी से कह गए हो, बहुत खूब, फिर पढ़ना भाई। ये देखकर वो परेशान है तेरी महफिल में, हाँ। किसी को उसने परेशान परेशान ही ही नहीं नहीं पाया। पाया। वाह। आज मिल न सका मुझको अपने होने का, वाह। जब आज मिल न सका मुझको अपने होने का, सो अपने आप को इंसान ही नहीं पाया। हाँ 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 हाँ, बहुत खूब भाई, बहुत आला मोमिन, बहुत आला। सो अपने आप को इंसान ही नहीं पाया। वाह। अजीब हिज्र किया हमने हिज्र में मोमिन, वाह। अजीब हिज्र किया हमने हिज्र में मोमिन, विसाले यार का अरमान ही नहीं पाया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या हमने हिज्र में मोमिन, विसाले यार का अरमान अरमान ही ही नहीं नहीं पाया। पाया। वो एक लम्हा मेरी जिंदगी पे तारी है, जो एक जो लम्हा एक लम्हा अभी आन ही नहीं पाया। पाया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मोमिन, इतने अच्छे अंदाज में गज़ल पढ़ रहे हो, मैं चाहूँगा कि क्योंकि वक्त की तो किल्लत है, लेकिन अगर एक आध गज़ल और सुना दो तो यकीनन हमारा भी आज दिन बन जाएगा। मोहब्बत आपकी मैं सुनाता हूँ। जी। मुझे किसी ने बताया खुदा है मेरे साथ, हाँ, मुझे किसी ने बताया खुदा है मेरे साथ। मुझे किसी ने बताया खुदा है मेरे साथ, हम्म। मैं क्या बताऊं उसे और क्या है मेरे साथ। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। आया खुदा है मेरे साथ, वाह। मैं क्या बताऊं उसे और क्या है मेरे साथ। वाह। तुझे यकीन नहीं आएगा वाह। पर हकीकत है, वाह। तुझे यकीन नहीं आएगा पर हकीकत है, ये तू नहीं है कोई दूसरा है मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तुझे यकीन नहीं आएगा पर हकीकत है, ये तू नहीं है कोई दूसरा है मेरे साथ। वाह। मुश्किलात मोमिन भाई, साथ आपके कलाम का सिलसिला हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा कलाम माशाल्लाह चल रहा है, लेकिन वक्त की हमारे पास किल्लत है।
तो मैं आपसे शुक्रिया चाहूँगा आपका, मैं चाहूँगा कि आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ इस्लाम चैनल उर्दू के बिहाफ पे। माशाअल्लाह आपने आज बहुत खूबसूरत हमारे साथ प्रोग्राम किया। आपका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करूँगा और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मोमिन भाई। दोस्तों, हमारे दरमियान अब्दुल रहमान मोमिन साहब मौजूद थे। उन्होंने बहुत अच्छी हवालों से मुख्तलिफ़ बातें की, ख़ासकर बच्चों के अदब पे जो हमने गुफ्तगू की, जो बात की। इसके बाद इनका कलाम आप देखिए, सहले मुमतना, बहुत सादगी से बात कहना, असल में यही कमाल है और इसी कमाल को जारी रखिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।